हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। संगम काल का इतिहास चेर, चोल एवं पांड्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संगम युग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो संगम युग से जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन बी, कवियों का समागम। संगम युग से तात्पर्य दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। संगम शब्द कवियों के समागम का साथ आने का स्थल है और जो तमिल भाषा है वो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है अथवा सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में कितने संगमों का आयोजन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। संगम युग में 3 संगमों का आयोजन हुआ था और ये मदुरै में आयोजित कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने सभी संगमों का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांड्य वंश। तीनों संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की कविताएं किन विषयों पर आधारित थीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम एवं युद्ध। संगम साहित्य की कविताएं 2 विषय वस्तुओं पर आधारित थीं, प्रेम एवं युद्ध, जिन्हें बाद में इत्तोतगई नामक 8 संग्रहों में संग्रहित किया गया था। इस साहित्य का सृजन काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम संगम का आयोजन स्थल कौन सा था या कौन से स्थान पर हुआ था? तो प्रथम संगम जो आयोजित हुआ था ये हुआ था ऑप्शन ए, मदुरै में। इसका आयोजन स्थल मदुरै था और इसमें सदस्यों की संख्या लगभग 549 थी। इसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। वास्तव में जो पहले 2 संगम थे इनको पुरातन माना गया है, अर्थात इनके बारे में कोई भी वैसा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल तमिल के कुछ ग्रंथों में इसका थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त्य ऋषि ने। प्रथम संगम की जो अध्यक्षता की थी वो अगस्त्य ऋषि ने की थी, जिनको अगस्त्यार के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहां आयोजित हुआ था? ये मदुरै में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संगम के समय अगस्त्य ऋषि द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो प्रथम संगम के समय अगस्त्य ऋषि द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी वो था अगस्त्यम या अकत्यम। अगस्त्यम या अकत्यम इस ग्रंथ की रचना की गई थी। वैसे उपलब्ध ग्रंथ कोई नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी, अगस्त्यम या अकत्यम। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय संगम का आयोजन स्थल कौन सा था? तो द्वितीय संगम का जो आयोजन स्थल था वो था ऑप्शन बी, कपाटपुरम। कपाटपुरम को अलवै के नाम से भी इसको जाना जाता था, अलवै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन राज्यों में किस राज्य को सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है? तो समकालीन राज्यों में यानी चेर, चोल और पांड्य ये तीनों समकालीन राज्य थे। तो इनमें जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन ए, चेर राज्य को। ये केरल के आसपास की भूमि है। संगमकालीन राज्यों में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक के द्वारा वृषशिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है।
चेर शब्द की उत्पत्ति है वो तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वतीय देश। और इसमें आधुनिक राज्य हैं जैसे केरल और तमिलनाडु का हिस्सा सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनगुप्त वन किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो सेनगुप्त वन था, ये एक प्रसिद्ध शासक था, और ये किस वंश का था? ये चेर वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चेर वंश। चेर वंश का जो प्रथम शासक था वो था उदयन जेरल। ये महाभारत के काल के शासक थे, और कहा जाता है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें जितने भी योद्धा थे, सैनिक थे, उन सबको भोजन कराने की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी, इसलिए इनको महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी या पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेनगुप्त वन। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका गुणगान कई कवियों ने किया है। इस शासक को लाल या भला चेर भी कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की और चेर राज्य में पत्नी पूजा यानी पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए हुए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैन। जीवक चिंतामणि इसके लेखक हैं तिरुतक्क देवर। ये एक जैन सन्यासी व कवि थे, और जो इसके लेखक हैं वो एक चोल राजकुमार था। इस पुस्तक को विग्रह की पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नायक जीवन अपने पराक्रम द्वारा 8 रानियों से विवाह कर लेता है और अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताता था, लेकिन बाद में वो जैन भिक्षु बना। तो जीवक चिंतामणि है वो जैन धर्म की पुस्तक है या जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, वैसे संगम महाकाव्य में 5 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें 3 ही महत्वपूर्ण हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलाई और जीवक चिंतामणि। तो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। वैसे शिल्पाधिकारम में कुछ जैन तत्वों का भी समावेश मिलता है। शिल्पाधिकारम में नुपुर की कहानी है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं इलांगो आदिगल। ये चोर शासक जो सेनगुप्त वन है उसके भाई थे। और मणिमेखलाई है, इसका अर्थ है मणियों युक्त कंगन, और इसके जो लेखक हैं वो हैं शीतले सितनार, जो एक बौद्ध अन्य व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो संगम युगीन व्याकरण रचना है वो है ऑप्शन सी, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम तोलकाप्पिय द्वारा रचित है, और ये सबसे महत्वपूर्ण मानी गई, और ये द्वितीय संगम में जो है इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो संगमकालीन जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कदम। कदम दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कदम राज्य का संस्थापक मयूर सरवन नाम का एक ब्राह्मण था, जो विद्याध्ययन के लिए कांची में रहता था, और किसी पल्लव अधिकारी द्वारा अपमानित होकर कर्नाटक में उसने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। तो कदम राज्य वंशों का या राज्य का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो संगम काल में उरेयूर जो विख्यात था वो था ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। यह मोतियों के व्यापार के लिए भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है भी ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उरेयूर विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 18 है, तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। द्वितीय संगम काल में तोलकाप्पिय द्वारा ये लिखा गया था, रचना हुई थी इसकी। और द्वितीय संगम कहाँ आयोजित हुआ था? ये कपाटपुरम में आयोजित हुआ था। कपाटपुरम को अलवे नाम से भी जाना जाता था। और द्वितीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि के द्वारा। जैसे पहले संगम था वो भी अगस्त्य ऋषि के द्वारा, और दूसरा संगम था वो अगस्त्यार यानी अगस्त्य ऋषि के द्वारा। अगस्त्यार अगस्त्य ऋषि को ही कहा जाता था। और बाद में इनका शिष्य था तोलकाप्पिय, जिसने तोलकाप्पियम ग्रंथ की रचना की थी। तो इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी। तो ये किससे संबंधित? व्याकरण और काव्य से। तोलकाप्पियम ग्रंथ में प्रेम विवाह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो तोलकाप्पियम ग्रंथ में प्रेम विवाह के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है ऑप्शन ए, पंचतंडे। पंचतंडे शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पंचतंडे। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, वो ऑप्शन बी, तमिल भाषा में है। अब बात करते हैं कुरल की। कुरल को कुराल भी कहा गया है। तो जो कुरल है उसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। कुरल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वो महाकाव्य है, और जो दूसरा भाग है इसका वो राजनीति और शासन से संबंधित है, जबकि जो तीसरा भाग है वो प्रेम विषयक है। तो इस तरह से इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था? जो नंद शासक थे उन्होंने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मामूल नार। मामूल नार ने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें मैच करना है। 2 सूची दी हुई है, एक में राज्य है, एक में राजकीय चिन्ह है। आसान है। चेर, चोल और पांड्य 3 राज्य थे, तो इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? तो जो चेरों का जो चिन्ह था वो था धनुष, और जो चोल थे उनका चिन्ह था बाघ, और पांड्य थे उनका चिन्ह था मछली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी चेरों का जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था, चोलों का बाघ था और पांड्य का मछली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी हुई है, पुस्तकें उनके लेखक हैं। तो अभी हमने बताया तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर के द्वारा लिखी गई है। तो जो पहला है जो ए है, तो ये मैच हो रहा है। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो पुस्तक है ये इलांगो आदिगल, जो चोल शासक सेनगुप्त वन का जो भाई था उसके द्वारा लिखी गई है। जो इसका भाई था इलांगो आदिगल, ये सेनगुप्त वन के डर से राज्य को छोड़कर आ गया था, यानी सन्यासी हो गया था, तब इसने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। तो इसका तो बी का है दूसरा। मणि मेखलई, मणि मेखलई या मणि मेखलय, मणियों युक्त कंगन इसका अर्थ है, और इसको किसने लिखा था? शीतलेश सत्यनारायण ने, जो एक बौद्ध अन्य व्यापारी था। तो ये भी सत्य है, यानी सी का तीसरा है। और जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि को लिखा था तिरुतक्क देवंडे, जो जैन सन्यासी व कवि था। तो डी का चौथा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी तोलकाप्पियम जो द्वितीय संगम काल में तोलकाप्पियर के द्वारा रचित था, जो एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तो इसका है तोलकाप्पियम तोलकाप्पियर सही है। शिल्पाधिकारम इलांगो आडिगल
जिसमें नुपुर की कहानी है, ये भी सही है। मणिमेखलई, शीतले सतनाथ और जीवक चिंतामणि ये तिरुतक्क देवर जो जैन सन्यासी और कवि था, और जीवक चिंतामणि जैन साहित्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी एक सूची है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और अर्थ दिया हुआ है। तो तमिल साहित्य में कुरिंजी किसे कहा जाता था? कुरिंजी पहाड़ी को कहा जाता था। पालई मरुभूमि या निर्जन स्थल को कहा जाता था। और मुल्लाई जंगल को कहा जाता था। मरुदम कृषि भूमि और नेउल तटीय प्रदेश। तो इस तरह से ये पांचों ही सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कुरिंजी पहाड़ी को कहा जाता था, पालई मरुभूमि या निर्जन स्थल को कहा जाता था, और मुल्लाई जंगल को, मरुदम कृषि भूमि और नेउल तटीय प्रदेश। तो इस तरह से इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची है। संगम और अध्यक्ष, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, 3 संगमों का आयोजन हुआ था। अब ये मैच करने हैं। तो जो प्रथम संगम था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अगस्त्य ऋषि ने, और जो द्वितीय संगम था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। तृतीय संगम की जो अध्यक्षता हुई थी वो की थी नक्कीरर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम संगम अगस्त्य ऋषि के द्वारा, द्वितीय संगम अगस्त्य ऋषि एवं उनके शिष्य तोलकाप्पियर द्वारा, और तृतीय संगम नक्कीरर द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई थी तीनों संगमों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम, जो तोलकाप्पियर के द्वारा रचित है। यह क्वेश्चन बार बार इसीलिए लिया गया है क्योंकि बहुत कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, यानी दक्षिण भारत को उन्होंने आर्य बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त्य ऋषि के द्वारा। अगस्त्य ऋषि उत्तर से दक्षिण की तरफ गए थे और यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुंपाल को क्या कहा जाता है? तो तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुंपाल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम जिसमें निपुर की कहानी है, इलांगो आदिकल के द्वारा जो रचित है, जो चोर शासक सेनगुप्तवन का भाई था। इसको तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है ऑप्शन डी, मणिमेखलय। मणिमेखलय यानी मणियों युक्त कंगन, जिसकी रचना की थी शीतले सतनाथ ने, जो एक बौद्ध अन्य व्यापारी था। इसको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो पुहर कावेरी पट्टनम की जो स्थापना की थी वो की थी ऑप्शन ए, कारिकाल ने। कारिकाल कौन था? कारिकाल चोल वंश का एक प्रतापी शासक था। कारिकाल का जो अर्थ है वो है पांव जला व्यक्ति, और यह चोल राजाओं में सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, चेर, चोल और पांड्य 3 राज्य दिए हैं और इनके प्रख्यात शासक दिए हुए हैं, तो मैच करने हैं।
तो इन्हें ऐसे मैच किया जा सकता है। चेर था, चेर जो वंश था उसका जो प्रख्यात शासक था वो था सेनगुप्त वन, तो चेर का सेनगुप्त वन। चोल थे, चोलों का जो प्रख्यात शासक था वो था कारिकाल, जिसके बारे में अभी ये पिछले क्वेश्चन में बताया है। और जो पांड्य शासक थे उनका जो प्रसिद्ध शासक था वो था नेंडुजेलियन। तो एबीसी तीनों का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चेर सेनगुप्त वन, चोल कारिकाल और पांड्य नेंडुजेलियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो जो मुजरिस था वो चेर राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, एक प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेर। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी भूमि में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये कहावत किसके संबंध में है? तो ये जो कहावत है वो है ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा की जो भूमि है वो इतनी अधिक उपजाऊ है कि उसके बारे में ये कहावत प्रसिद्ध थी कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो मोती के जो सीप थे वो पांड्य देश के ऑप्शन सी, कोलचे क्षेत्र से निकलते थे या वहां मिलते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलचे। क्वेश्चन नंबर 36, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों की सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में जो लोग जो मारे जाते थे गाय के लिए या अन्य चीजों के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, तो उनको जो कहा जाता था वो कहा जाता वीरकुल या नाडुकुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वीरकुल या नाडुकुल कहा जाता था। और जो ऑप्शन बी में है को, तो को, के या कोन ये राजा को कहा जाता था। और उलगु, उलगु वह कर था जो सीमा पर दिया जाता था, राज्य की सीमा पर। और कड़मई वह कर था जो सीधा राजा को दिया जाता था। तो अभी जो ये क्वेश्चन है उसका अभी राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरकुल या नाडुकुल। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में दिया जाने वाला वीर प्रस्तर पुरस्कार। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? तो प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन थे वो ऑप्शन डी, स्कंद या कार्तिकेय देवता के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद या कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 38 है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो अभी मैं बता चुका हूं, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मनन ऑप्शन डी, राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा। महाकाव्य शिल्पदिकारम किससे संबंधित है? तो महाकाव्य शिल्पदिकारम है वो ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व। हालांकि इसे बौद्ध ग्रंथ माना गया है शिल्पदिकारम को, लेकिन इसमें कुछ जैन तत्वों का भी समावेश है। तो शिल्पादिकारम जिसमें नुपुर की कहानी है, इसके जो लेखक है वो इलांगो आदिगल जो चोर शासक सेनगुप्त वन का भाई था। और इसमें क्या है कि इसका लेखक है वो जैन माने जाते हैं। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कड़ग्गी एक व्यापारी की कन्या थी। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है और इसमें जो नायक है कोवलन वो एक माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करने में लगता है। कथा में बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेंडुजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। तो ये इस तरह से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें चेरों का जो उल्लेख केरल पुत्र के रूप में हुआ है वो है ऑप्शन बी, दूसरा शिलालेख।
हालांकि 13वें शिलालेख में भी बहुत से राजाओं का वर्णन है, परंतु वह शिलालेख जिसमें विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राजाओं यानी चेरों का उल्लेख हुआ है वो है दूसरा शिलालेख, उसमें इनका केरल पुत्र के रूप में वर्णन हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका क्या अर्थ है? तो चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल या चरल से हुई है, जिसका अर्थ है ऑप्शन बी पर्वतीय देश। तो इसका अर्थ है पर्वतीय देश चेर शब्द का। चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पूजा या कड़गी पूजा प्रारंभ की थी? तो चेर वंश का जो शासक है वो है ऑप्शन डी सेनगुप्तवन। सेनगुप्तवन एक ऐसा शासक था जिसने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी और इसने अधिराज की उपाधि भी धारण की थी। इस पूजा को कड़गी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जिक्र शिल्पाधिकारम में भी मिलता है। इसके अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों की साथ श्रीलंका के शासक भी इसमें शामिल हुए थे, यानी उन्होंने सहायता की थी। तो ये जैसे सतीत्व की देवी हैं हिंदू धर्म में सावित्री, वैसे ही ये एक पूजा की जाती थी, तो ये इसी से संबंधित पूजा थी। चोल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अभी हमने चेर शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया था पर्वतीय प्रदेश। अब चोल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नव प्रदेश। चोल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नव प्रदेश या नई भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नव प्रदेश। किसके पास एक कुशल नौसेना थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चोल। चोल शासकों के पास एक कुशल सेना थी और ये नौसेना से इन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे, तो ये नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। तो जिनके पास एक कुशल नौसेना थी वो थी चोल शासकों के पास। चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो चोल राजाओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ यह था ऑप्शन सी केरिकल। ये जो केरिकल था ये चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ है। अभी संगम साहित्य में ये शुरुआत के राजाओं का विवरण चल रहा है। अभी इसके बाद के जो राजा आएंगे, जैसे चोल शासकों में बहुत से और भी राजा हुए, तो उनके बारे में और जिनकी नौसेना जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और जिन्होंने भारत के बाहर कई टापुओं पर, कई देशों पर विजय प्राप्त की थी, तो उनका विवरण बाद में आएगा, यानी वो उससे संबंधित जो वीडियो बनेगी उसमें आएगा। किस चोल शासक ने श्रीलंका की भी विजय की थी? तो जिस चोल शासक ने श्रीलंका की विजय की थी वो था ऑप्शन सी करिकल। कहा जाता है कि करिकल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पांड्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ऑप्शन ए प्राचीन प्रदेश। पांड्य शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य में अयल रानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तमिल साहित्य में अयल रानी जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है ऑप्शन बी इंद्र की पत्नी इंद्राणी के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगस्थनीज ने। पांड्य शासकों का जो उल्लेख किया है, पहला उल्लेख किया है वो मेगस्थनीज ने इंडिका में किया है।
तो बात करते हैं पांड्य शासकों की या पांड्य राज्य की, तो इसका अर्थ है प्राचीन प्रदेश, और ये तमिलनाडु के पास की ये भूमि थी जिस पर इनका शासन था। पांड्य राजवंश का प्रारंभिक उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। मेगस्थनीज है वो पांड्य राज्य का उल्लेख मावड़ नाम से करता है। इरीथियन सी में पांड्य की आरंभिक राजधानी कोलकई को माना जाता है। पांड्य शासक जो हुए थे उसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो था नेंडू जेलियन। इसी के समय का प्रसिद्ध युद्ध तले या लंगानम का युद्ध था जो लड़ा गया था। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस संगम काल के बारे में, संगम वंश के बारे में। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।